हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनी एंड बैंकिंग के अंदर एनबीएफसीज या एनबीएफआई। आपने ये अलग अलग नाम सुने होंगे। एनबीएफसीज का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, नाम से ही आपको इसमें पता चल रहा है कि नॉन बैंकिंग का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज जो क्या करती हैं, मतलब पूरी तरह से बैंकिंग की तरह से कार्य नहीं करती, पूरी बैंकिंग सर्विसेज नहीं देती, लेकिन कुछ बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, जैसे कि लोन वगैरह प्रोवाइड करना या इंश्योरेंस प्रोवाइड करना या कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्या है भाई, लोगों को बताना कि कौन कौन सी किस किस पोर्टफोलियो में क्या है भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज क्या है जो नॉन बैंकिंग है। ठीक है, ये सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज कहलाती है। ठीक है भाई, डेफिनेशन देखिए क्या है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। जो क्या करती हैं? बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि सच एज लोन, जैसे कि भाई लोगों को लोन प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, या क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये भी तरह पैसा प्रोवाइड करवाना, या क्या करना? इन्वेस्टमेंट से संबंधित क्या है भाई, कोई सुझाव देना, ठीक है, सर्विसेज देना, बट नॉट होल्ड द फुल बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है भाई, कोई भी बैंक है उसको ऑपरेट करने के लिए क्या है? लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे भाई? आरबीआई से। ठीक है, इनके पास वो लाइसेंस नहीं होता एनबीएफसीज के पास। ठीक है, ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं? कंपनीज एक्ट होता है, उसके अंदर क्या है? इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आपने सुना भी होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस है, श्री राम फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये सभी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हमको पता चल गया कि ये बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके पास क्या है? बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं कैन नॉट एक्सेप्ट, भाई ये क्या है? एक्सेप्ट नहीं करती। सभी सभी नहीं बोल सकते, कुछ होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन लगभग ये मान के चलिए ज्यादातर जो एनबीएफसीज हैं वो भाई आपके जो पैसे हैं उसको जमा नहीं करती। एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का जो पैसा है उसको भाई ये जमा नहीं करते। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। भाई ये नया एक्ट आया है 2013, इसमें ये अमेंडमेंट होके, तो पहले जो इसको रजिस्टर्ड होती थी ये कंपनियां, ये किसके अंडर होती थी? कंपनीज एक्ट 1956/2013। ठीक है भाई, इसके अंडर क्या है? इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इन कंपनीज का, तो इनको भाई एक लाइसेंस तो क्या है? आरबीआई से लेना ही पड़ता है, जिसको बोलते हैं सीओआर। सीओआर नाम से लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब सबसे पहले तो क्या है भाई, किसी भी कंपनी को अगर एनबीएफसी बनना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बनना है, तो सबसे पहले उनको क्या है? रजिस्टर्ड होना होगा। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? जो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंडर क्या है? सबसे पहले तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीओआर। जो कौन प्रोवाइड करवाएगा? हमारा जो आरबीआई बैंक है। ठीक है भाई, वो किसके अंडर? अंडर द चैप्टर 3B सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट। भाई आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके अंदर क्या है? चैप्टर है 3B, और इसका सेक्शन आपका क्या है? 45IA। ठीक है भाई, इसके अंडर क्या है? इनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एंड टू रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी, अगर आपको रजिस्टर्ड होना है एनबीएफसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कंपनी को मस्ट मेंटेन मिनिमम नेट ओन्ड फंड। भाई उनका खुद का फंड होना चाहिए। कितना? 2 करोड़ का फंड उनको मेंटेन रखना पड़ेगा भाई। किसके लिए? ये कंपलसरी है, आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है इसको कि अगर आपको एनबीएफसी में रजिस्टर्ड होना है तो आपके पास 2 लाख का फंड होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे इसमें क्या है? तो इसमें देखिए भाई, जो इसमें अगला पॉइंट है हमारा, सम एनबीएफसीज आर ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विच हैव स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग। भाई मैं आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि क्या है, ये बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन इनके पास क्या है? प्रॉपर लाइसेंस बैंकिंग का नहीं होता, और ये क्या है? पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन भाई कुछ ऐसी क्या है कंपनीज होती हैं एनबीएफसीज जो क्या करती हैं? डिपॉजिट है जो पब्लिक का उसको एक्सेप्ट
कर सकती हैं, लेकिन उनको ऑथराइज कौन करता है? आरबीआई करता है। जो हाई क्रेडिट रेटिंग, जिनकी मतलब जो क्रेडिट रेटिंग है वो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको क्या है भाई, जो आरबीआई है ऑथराइज कर देता है कि भाई आप क्या है पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक लिमिट लगा दी जाती है भाई कि मिनिमम टाइम उसका कितना होना चाहिए, 12 महीने, मतलब कि 1 साल भाई, ठीक है, 1 ईयर। और मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है भाई, 5 ईयर। मतलब ये एक टाइम लिमिट लगा दी कि आप जो एफडी करेंगे वो सिर्फ इतनी एफडी कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम 1 साल की और मैक्सिमम आप 5 साल की। ठीक है भाई, तो ये एसएफ डिपॉजिट्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस हो गया आपका, ठीक है, श्री राम फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, सुंदरम फाइनेंस, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, विराट फाइनेंस और आपका क्या है, शक्ति फाइनेंस। इसके अंदर जो एक भाई मेन नोट है, मतलब इंपॉर्टेंट है बात है, वो क्या है कि बट अनलाइक द बैंक्स दे डोंट हैव द DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। भाई क्या होता है कि जो हम जमा करवाते हैं या कोई भी एफडी करवाते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो उसका एक क्या होता है, कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, DICGC। ठीक है भाई, ये आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में हम क्या है ब्रीफली अभी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, तो भाई इसमें देखिए जो DICGC का मतलब क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। भाई DICGC का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हैं, देखिए आप बैंकों में क्या है अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है, और मान के चलिए वो बैंक क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल ही डूब जाता है बैंक, तो क्या आपका पैसा सुरक्षित है या वो डूब गया है? ठीक है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, उन्होंने ये स्कीम चलाई, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सब्सिडरी है भाई किसकी, आरबीआई की। ये क्या है, एक सब्सिडरी है, और जो किस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, DICGC एक्ट 1961। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 5 लाख रुपए तक का ये क्या करती है, इंश्योर्ड करती है अमाउंट को जो आपने बैंक में जमा किया है। मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए अगर जमा कर रखे हैं किसी बैंक के अंदर, और वो बैंक क्या है डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपको उसके 5 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए आपको क्या है भाई, बैंक है वो इंश्योर्ड, जहाँ से भी इंश्योर्ड हो रखा है आपका वो अमाउंट, वहाँ से जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। मतलब एक तरह से वो आरबीआई को देगी, आरबीआई आपको 5 लाख रुपए देगा। ठीक है, तो आपके डूबेंगे कितने भाई, 5 लाख। मतलब एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए का हमारा क्या होता है, जो हम अमाउंट जमा करवाते हैं वो क्या होता है, हमारा इंश्योर्ड होता है बिल्कुल। ठीक है, और भाई इसके अंदर जो एक्ट कौन सा होगा मैंने आपको बता ही दिया, 1961। इसका मेन काम यही है कि टू प्रोवाइड द डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू द 5 लाख। ठीक है भाई, अप टू 5 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है पर डिपॉजिटर, मतलब हर एक डिपॉजिटर की 5 लाख की लिमिट होगी पर बैंक के हिसाब से। ठीक है भाई, अगर आपने 2 बैंकों में जमा करा रखा है, 5 लाख एक बैंक में है, 5 लाख एक बैंक में, तो आपके पूरे दोनों के दोनों मतलब 10 लाख रुपए अगर हम काउंट करेंगे भाई, 5 लाख का इंश्योरेंस वहाँ हो रखा है उस अमाउंट का, और 5 लाख का वहाँ, तो आपके 10 लाख रुपए क्या है पूरी तरह से सेफ होंगे भाई। ठीक है, और फॉर बोथ आपका जो प्रिंसिपल होगा प्लस में आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है भाई, तो अब आप बात ये भी आती है कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो पैसे का हो, या किसी भी चाहे वस्तु का हो, तो उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम ये क्या है भाई, कस्टमर के ऊपर नहीं डाला जाता, ये किसके ऊपर डाला जाता है, ये डाला जाएगा जिस बैंक में वो पैसा जमा है। मतलब जो इंश्योर्ड बैंक होता है, मान के चलिए आपने एसबीआई में 5 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, तो एसबीआई क्या करता है, इसके अंडर DICGC के अंदर क्या है आपका इंश्योर्ड करवाएगा, और जो भी उसका प्रीमियम होगा वो एसबीआई बैंक ही पे करेगा। किसको पे करेगा, आरबीआई को। ठीक है भाई, तो ये था हमारा DICGC। जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे वो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हों, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक में चाहे वो आपके प्राइवेट बैंक हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, ठीक है, चाहे आपके वो रूरल RRBs हों, रीजनल रूरल बैंक्स, चाहे आपके वो इंटरनेशनल बैंक हो, सभी का क्या है, पर बैंक 5 लाख पर डिपॉजिटर का इंश्योरेंस है वो आरबीआई करता है इसके माध्यम से। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको एनबीएफसीज बताया कि जो क्या है कुछ पैसा जमा कर लेती हैं, वो क्या है इसके अंडर में नहीं आती। ठीक है भाई, तो इसमें यही था आज के लिए। अगला जो टॉपिक इसके अंदर देखेंगे भाई वो है
तो अब देखिए भाई, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, मैंने आपको बताया कि वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956/2013, ठीक है, इन दोनों एक्टों में से क्या है, इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। अब मेन बात आती है कि इनके ऊपर जो रेगुलेशन है, ठीक है, या एनफोर्समेंट है, सुपरविजन है, वो कौन करता है। तो इसमें अलग अलग बांट रखी हैं ये चीजें भाई, कि एनबीएफसी पे जब रेगुलेटिंग करता है कौन, आरबीआई। एनबीएफसी रेगुलेटेड और सुपरविजन या सर्विलांस एनफोर्समेंट बाय द आरबीआई, ठीक है भाई। जब आरबीआई इनके ऊपर रेगुलेटेड करता है तो उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला है आपका डाइवर्सिफाइड रिटेल फाइनेंस एनबीएफसीज, ठीक है भाई। ये कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ठीक है भाई। दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एनबीएफसीज, इसके अंदर आपकी आ जाती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या आपकी आ जाती है भाई एलएनटी फाइनेंस, ठीक है। और होती है भाई 3rd नंबर की गोल्ड एंड माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस में आपकी आ जाती है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है भाई। इसमें कुछ एनबीएफसीज वो होती हैं भाई जिनके ऊपर क्या है, आरबीआई का क्या है, रेगुलेशन नहीं होता। कुछ अदर रेगुलेटरीज होती हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं एनबीएफसीज के ऊपर। उसको हम थोड़ी देर में भाई पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी देख लेते हैं हम एक बार, जो टाइप है वो है नॉन बैंकिंग और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। भाई एनबीएफसी में तो वो है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो बैंकिंग वाले जो सर्विसेज है वो ही प्रोवाइड नहीं करवाती, ना ही कोई फाइनेंस वाली सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो कौन सी कंपनीज हैं और वो किसके अंदर क्या है, रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड तो इसके अंदर ही होगी भाई, 1956 वाले एक्ट के अंदर ही, ठीक है। लेकिन इसका जो रेगुलेटर होता है वो कौन सा होता है, एमसी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है भाई। जो रेगुलेशन वगैरह, जो रूल्स वगैरह इनको देता है, ठीक है, जिसके अंदर ये रूल्स फॉलो करते हैं, वो किसकी करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। एनफोर्समेंट लागू कौन करेगा भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये कानूनों को लागू करवाती हैं। जैसे कि आपने देखी होंगी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेजन होगी, टाटा मोटर्स, टेस्ला, नेस्ले, एप्पल, ये जितनी भी ये किस टाइप की कंपनी होती है, ये होती है नॉन बैंकिंग और नॉन फाइनेंस कंपनीज, ठीक है भाई। इसमें अब हमारा टॉपिक बचता है भाई एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय द अदर रेगुलेटर्स, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए, जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, जो रेगुलेटेड होती हैं अदर रेगुलेटरी से। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई जो आरबीआई से रेगुलेटरी होती हैं, ठीक है, और दूसरी क्या है, जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलेशन होता है, और ये होती हैं कुछ अदर रेगुलेटरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डाल रखे हैं कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उधर हमने डाल रखा है कि भाई इनके ऊपर रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस या एनफोर्समेंट कौन कौन से क्या है ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन भाई रेगुलेट करता है, वो करता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है, ठीक है। सॉरी, एक है भाई निधि कंपनीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज। निधि कंपनीज क्या होती हैं, जैसे कि इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बोल सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड करवा लिया 100 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक रजिस्टर्ड करवाई अपनी निधि कंपनी। उसमें वो क्या करते हैं, अपना एक मतलब शेयर डालते रहते हैं, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे मंथली वो जमा करते रहते हैं, ठीक है, और जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो क्या कर लेते हैं, वो आपस में उसको बांट लेते हैं, ठीक है भाई। निधि कंपनीज हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनीज हैं, इनको कौन भाई रेगुलेटेड करता है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं एमसीए। चीट फंड कंपनीज आपने काफ़ी सारी सुनी होंगी, उसको कौन गवर्न करता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज किसके अंडर रेगुलेटेड होती है भाई, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक आईआरडीए एक संस्था है गवर्नमेंट की, जो इंश्योरेंस कंपनी को भाई पूरा रेगुलेशन उनको उनकी देखती है, ठीक है भाई। जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, या आपकी वेंचर कैपिटल फंड्स कंपनीज हैं, स्टॉक ब्रोकिंग है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, वो सभी कौन देखता है, हमारा सेबी देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो ये कुछ एनबीएफसीज थी जो क्या करती हैं, रेगुलेट की जाती हैं दूसरी रेगुलेटरीज के द्वारा, ठीक है। हम एक एक करके अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस भाई कर लेते हैं।
देखिए भाई जो हमारा नेक्स्ट एनबीएफसी रहेगा वो रहेगा नेशनल हाउसिंग बैंक्स। ठीक है भाई, नेशनल हाउसिंग बैंक्स क्या होते हैं? देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक्स इज एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑन जुलाई 9 1988 अंडर द एनएचबी एक्ट 1987। बस मतलब भाई क्या है कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक्स थे ये किस लिए इनको बनाया गया था, ताकि जो हाउसिंग क्रेडिट है वो मोर अफोर्डेबल हो सके। ठीक है भाई, प्रॉपर तरीके से लोगों को जो हाउस ऋण संबंधी सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। ठीक है, इनका जो हेडक्वार्टर है भाई वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है भाई, और प्राइमरी लैंडिंग रेट इन्होंने फिक्स कितनी कर रखी है अभी फिलहाल के लिए? 7.75%। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल। ठीक है भाई, इनका क्या है मेन? ये हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल हो जाए। ठीक है भाई, इसका फंक्शन मतलब फंक्शन किसके अंडर में करते हैं? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही अपना क्या करते हैं? काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। देखिए, कोई भी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होगी, मतलब एनबीएफसी जो क्या कर दी, हाउसिंग जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगी, उनको जब रजिस्ट्रेशन करवाना होता था तो पहले वो किसके अंडर में रजिस्ट्रेशन होती थी? भी नेशनल हाउसिंग बैंक्स के अंदर उनका क्या किया जाता था? रजिस्ट्रेशन किया जाता था। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया भाई, जो पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफर्ड कर दिया गया है किसको? आरबीआई को। अब आरबीआई क्या करता है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है एनबीएफसी हाउसिंग के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर, तो अब आपको कहाँ पे अप्लाई करना होगा? आरबीआई के अंदर अप्लाई करना होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा था नेशनल हाउसिंग बैंक्स। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई, तो भाई हमारा अगला टॉपिक है SEBI सेबी, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए भाई, जो सेबी है 1988 में क्या है? रजिस्टर्ड होती है। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको क्या है? रजिस्टर्ड किया जाता है। इसका मेन काम क्या था? रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज मार्केट है, आपकी स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट, उसको क्या है भाई? कंट्रोल करना, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाना, उनके रूल्स बनाना। इसलिए इसको क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया गया था। लेकिन 4 साल बाद 30 जनवरी 1992 को क्या है? इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया भाई, स्वतंत्र। ठीक है, और स्टैट्यूटरी पावर्स इसको प्रोवाइड कर दी गई किस अंडर द सेबी एक्ट 1992। ठीक है भाई, अब यह कि हमारी जो सेबी है वो क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई वो है मुंबई में। ठीक है, और ये फंक्शनिंग किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंडर में क्या है? ये कार्य करती है। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या क्या है? रूल्स मेकिंग, रूल्स बनाती है कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है भाई, उनका इन्वेस्टिगेशंस करती है, उनके कई बार क्या है? ऑडिट करती है। ठीक है, इम्पोज पेनल्टीज, और कई बार उनके ऊपर क्या है? पेनल्टीज भी लगाती है, जो उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है जो सेबी के अंडर कार्य नहीं करते। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर क्या है भाई? 9 मेंबर्स होते हैं। एक इसके अंदर चेयरमैन होते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन होता है, एक आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल आता है, 2 क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर्स होते हैं, और 5 ऑफिसर्स क्या है? नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 मेंबर्स क्या है? नॉमिनेटेड किए जाते हैं। इस तरह सेबी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं भाई? 9 मेंबर्स होते हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्राइमरी गोल क्या है सेबी का, मतलब सेबी का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इसका है भाई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं भाई, जो स्टॉक्स मार्केट के अंदर क्या है? इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनका क्या बना रहे भाई? विश्वास बना रहे इन द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, एंड प्रोमोट द डेवलपमेंट मार्केट एंड द रेगुलेट देम। और जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें रेगुलेशन करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका डेवलपमेंट करना, यही क्या है भाई? सेबी के मुख्य काम है। ठीक है भाई, तो ये हमारा टॉपिक था सेबी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है, देखिए भाई जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा IRDA। IRDA के बारे में आपने सुना होगा। IRDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मेन काम क्या है भाई? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे आपकी वो क्या हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, उसको क्या है? रजिस्टर्ड होना पड़ता है किसके अंदर? IRDA के अंदर क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी वो आपके अपने क्या है? फंक्शंस ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो हमारी IRDA थी ये कब बनी थी भाई? 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई? हैदराबाद में है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अंडर द IRDA एक्ट 1999 में इस एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था।
ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। भाई जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर्स होते हैं जो पॉलिसीज लेते हैं, उनका क्या है, बिलीव बना रहे इन कंपनियों के अंदर, एंड एंश्योर द इंडस्ट्री स्टेबिलिटी, और इन इंडस्ट्रीज के क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। इसका मेन काम ये भी है कि भाई ये क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जितनी भी क्या है इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है, उनके ऊपर रेगुलेशंस करती है, ठीक है। अगर कोई उसके रूल रेगुलेशन नहीं मानता तो उसकी क्या है, लाइसेंस वगैरह भी क्या है, IRDA क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है भाई। अभी फिलहाल जो इंडिया में करंट में कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो है भाई 24, जिसमें से हमारी पब्लिक भी आ गई और प्राइवेट भी आ गई। पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का आपको पता ही, जैसे कि हमारी क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो है भाई 34, ठीक है, जिसमें से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई आपकी, और उसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं भाई, ठीक है। अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस में जैसे एक तो इंश्योरेंस होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी क्या है भाई, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है सेविंग प्लान। सेविंग प्लान का मतलब क्या है कि आपने धीरे धीरे मतलब मंथली आप छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, प्लस में आपका एक छोटा सा प्लान भी हो जाता है, ठीक है। जबकि और जब आप मान के चलिए उसमें अगर आपकी डेथ नहीं होती और आपकी मैच्योरिटी हो जाती है तो पूरा अमाउंट आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। दूसरी बात होती है टर्म प्लान, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसका मतलब क्या होता है टर्म प्लान का, कि जब आपकी डेथ होती है तभी आपको क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, ठीक है भाई, वो टर्म प्लान होता है। जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस में आपके हेल्थ प्लान होते हैं कि भाई आपको कोई बीमारी हो जाए तो ही आप क्या है, हॉस्पिटल से वो बिल क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना करवा सकते हैं भाई, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस में आपकी जैसे बाइक इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरह से क्या है भाई, IRDA फंक्शनिंग करता है कि इनके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके ऊपर फंक्शनिंग, उनके ऊपर रेगुलेशन करता है, ठीक है भाई। तो आज का ये हमारा टॉपिक था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है भाई। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।